आई गॉट माय गेस्ट कर्नल कीर्ति शर्मा, कर्नल एवी कुलकर्णी एंड गिरीश वाजपेयी जी, तीनों मेरे साथ हैं। और हम लोग आज बात कर रहे हैं टर्की के ऊपर कि कैसा ये कंट्री है और क्या इसकी एक्चुअली इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया के लिए और ग्लोबली भी। और कई बार हम लोग ये नोट करते हैं कि एक इन्होंने अर्दोगान ने अपनी एक जो इमेज बना रखी है टर्की की, एक सुपर पावर टाइप की एक इमेज बना रखी है, तो इट इज नॉट एक्चुअली सुपर पावर। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो हमेशा ही रहेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिकली टर्की की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो भी दर्शक हैं वो देखना चाहें तो ये ब्लैक सी है, यहाँ पे ये बुल्गारिया के साथ बॉर्डर है। बॉर्डर इसका बहुत सारे कंट्री के साथ मिलता है। बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, सीरिया, जॉर्डन, सीरिया के बाद इराक, इराक के बाद ईरान, और उसके बाद आर्मेनिया, अजरबैजान। और इधर फिर आप देखो तो जॉर्जिया तो खैर मैंने बता ही दिया, मगर इतने सारे कंट्रीज हैं जिसके साथ इनका बॉर्डर मिलता है, एंड दैट इज द रीजन दे हैव बिकम सो इम्पोर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्चुअली टर्की के फेवर में जाता है। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन है एक्चुअली आप देखें तो बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, एंड ये जो पार्ट है डर्डनेस स्ट्रेट। ये तीनों एक्चुअली टर्की कंट्रोल करता है। एक 1936 की ट्रीटी है जिसमें एक्चुअली टर्की को काफी हद तक एक ओवरराइडिंग पावर दी हुई है। तो जो ट्रेड ब्लैक सी के जितने स्टेट्स हैं, जैसे यूक्रेन हुआ या फिर रसिया हुआ या फिर जॉर्जिया हुआ, और इस साइड में ऑफ कोर्स यू हैव गॉट बुल्गारिया आल्सो, तो ये जो ट्रेड है ये टर्की कंट्रोल करता है, और ये बहुत ही एक्चुअली इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में टर्की को लाके रखता है। अब आप देखें किसी जमाने में जब ऑटोमन अंपायर होता था तो वो कितना बड़ा होता था। जो आप ये कलर देख रहे हैं ये ऑटोमन अंपायर है, और अभी क्या पोजीशन है इसकी। अभी जो टर्की है वो इतना छोटा सा रह गया। तो ऑब्वियसली कई बार जब अर्दोगान बात करते हैं कि किसी जमाने में ऑटोमन अंपायर हमारा था और अभी हमें एक लगभग वही क्रेडिबिलिटी अपनी एस्टेब्लिश करनी है, तो उसका मतलब है कि वो अपने आप को या अपने कंट्री को इतना बड़ा देख रहा है। अब जहां तक इजरायलीज की बात है, ये मैंने कुछ ट्वीट यहाँ पे डाले हैं। तो इजरायली तो इन एनी केस दे से दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन सेल बैन, ये बेसिकली कहता है कि टर्की है और पाकिस्तान ये दोनों जो है बहुत ही इलीगल कंट्री हैं, क्योंकि ये दुनिया में अनस्टेबिलिटी फैलाते हैं। टर्की का ये है कि कभी साइप्रस में करता है, कभी आर्मेनिया के अगेंस्ट में अजरबैजान को सपोर्ट करता है, कभी लीबिया में कुछ कर रहा है, समथिंग और द अदर। इसकी न्यूसेंस वैल्यू टर्की की रहती ही है। इंडिया को भी कई बार ये कोशिश करता है, यू नो अनस्टेबल तो क्या करेगा मगर डिस्टर्ब करने की कश्मीर को लेके। तो ये सारे फैक्टर हैं जो टर्की के आप कह सकते हो के साथ एसोसिएटेड है। फॉर और अगेंस्ट तो वो उनका इशू है। ये दूसरा एक मैप है इनका इंटरनल। अभी जो जिस चीज ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो किया एससीओ कॉन्फ्रेंस में। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लीडर्स बैठे हैं। ऑफ कोर्स इसमें मोदी जी नहीं है और चाइनीज प्रेसिडेंट भी नहीं है, लेकिन ये अर्दोगान बैठे हैं और बाकी सब लोग ये बैठे। अगर आप बॉडी लैंग्वेज नोट करो तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आपको आएगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ही इज प्रॉब्ली पावर पोज दे रहा है, उसकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो। अच्छा, सरप्राइजिंगली इस बार क्या हुआ, मोदी जी ने इनसे मुलाकात की। ये मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं थी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ भी। और दूसरी बात, इंडिया में जो टर्की है वो अपना इन्फ्लुएंस क्यों चाहता है। तो ये यूरेशियन टाइम्स में एक आर्टिकल निकला, और इस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि वाई टर्की कंपीटिंग अगेंस्ट सऊदी अरबिया टू विन द हार्ट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम। ऑब्वियसली वो मुस्लिम्स की लीडरशिप के लिए देख रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, अब इंडिया के साथ संबंध कश्मीर को लेके एक न्यूट्रल पोजीशन में भी है, मतलब अगेंस्ट में ही आप कह सकते हो जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लेकिन साथ में इंडिया में आप देखो तो इंडियन नेवी के लिए 5 लार्ज सपोर्ट वेसल्स बना रहे हैं। उसके अलावा जो अटल टनल बनी है वहां पे लेह मनाली हाईवे पे, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क भी किया है।
टोटल हमारा ट्रेड है ऑलमोस्ट $10 बिलियन का इनके साथ है। ये बढ़ा ही है पिछले 2-3 सालों में, मतलब जब से मोदी जी आए हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडिया में एक गुलेन इंस्टीट्यूशन, अब ये फतेहुल्लाह गुलेन एक इंडिविजुअल है जो एंटी अर्डोगान है, और जब टर्की में मिलिट्री कू हुआ था उसके साथ इसका एसोसिएशन होना चाहता है। ये इंडिया में नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाता है, और ये बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि सूफिज्म की तरफ है ये। और अगर आप इंटरनेशनल सिचुएशंस देखो तो आज क्या हो रहा है कि जो वहाबिज्म है, यानी कि जो फंडामेंटलिज्म है, जिसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सऊदी अरबिया था, उसने बैकआउट कर लिया फंडामेंटलिज्म से। वो पिछले 5 साल से जब चेंज कर रहा है अपने आप को, लेडीज को ड्राइविंग भी अलाउ हो रही है, ओवरऑल भी एक लीनियंसी आ रही है सिस्टम में, मॉडरेशन की तरफ जा रहा है। और टर्की जो है वो किस तरफ जा रहा है? टर्की इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है। मतलब ये इंटरनेशनल इक्वेशन अभी चेंज हो रही है। अब ये जब चेंज होगी तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट ग्लोबल उस पर तो पड़ेगा ही। दिस इम्पैक्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो सबसे पहला सवाल, गिरीश जी, आप तो मिडिल ईस्ट में रहे हो, आपने तो सभी इनको वॉच किया है, इनके टॉप लोगों से आपने इंटरेक्शन किया है अपने ऑयल बिजनेस के लिए। तो अब आप हमें ये बताएं कि टर्की एक तरफ, सऊदी अरबिया एक तरफ, इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए फाइट हो रही है, और इंडिया में मुस्लिम्स का एक सिग्निफिकेंट चंक है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये दोनों काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो दोनों पैसा भी कर रहे हैं इंडिया में, अपने इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। मैंने सुना कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा सऊदी अरब से भी काफी पैसा आता है, एक दो और हैं जहां पे ईरान से पैसा आता है। तो ये सब इंडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गिरीश जी, पहला इंडियन मुस्लिम्स की को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गिरीश जी आप मुझे बताएं कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड की डायनेमिक्स है ये कैसे प्ले कर रही है, और इंडिया का इसमें क्या रोल है? For nearly 600 years, Ottoman Empire was there, and since beginning, since 1300 AD till now, they were increasing slowly, and they were having the caliphate position in the Islamic world. Means they were the leader in the entire world, and where all Muslim countries were looking at them for the guidance and the leadership role. So it was till 1920, let's say till World War One, they were numero uno in the Islamic world. So this was the position till World War One. However, they bet on the wrong horse in World War One, and because of that, they lost their importance, and Ottoman Empire was gone. And the Kamal Pasha was the main person who came over there and took over the control from them and started from the rulership to democratic setup. However, one can say till still even World War One and World War Two, they were having the influence over the entire Muslim population in the world. And since India is having a very significant population, so all the Muslims were looking at them for their leadership role and seeking guidance and other things. If you remember 1920 to 1924, when there was a Khilafat movement in India, which was nothing but a Caliphate movement in India, which was given a different name by Mahatma Gandhi ji as a Khilafat movement. It was again by the Muslim started in Kerala to support Ottoman Empire against the world power, and asking basically Britishers to not to attack Ottoman and to support Ottoman. But British government was not in favor of Ottoman in Europe, as you rightly pointed out. So it was so much influence worldwide, we can understand even thousands of kilometers away, they were having an influence on the India and other Muslim. However, things has changed later when oil has become a major crucial commodity worldwide. And Saudi became the biggest oil producer and exporter. Of course, US is now biggest producer, but
even today, the biggest exporter is the Saudi and other Middle East country. So the situation has changed for Turkey, and Saudi Arabia has become religious as well as leadership role, and they took over that position vacated by Ottoman Empire or say Turkey to Saudi Arabia. And recent development which we are seeing is a struggle for the leadership role. And I can see that when the situation was like that, ki Saudi Arabia is having a more influential position to support financially as well as providing leadership role. So they were leading Muslim world all over the area, whether it is India, whether it is Pakistan, or whether it is Indonesia and other things. And in the last 5, 7, or let's say the last decades, situation, Turkey has again started to take over that role from Saudi and again take that position of leadership role. This is what the struggle nowadays. Oh, थैंक यू गिरीश जी। कर्नल कीर्ति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो टर्की ने जिस तरीके से इस्लामाइजेशन, आपने कुछ इस पे स्टडी भी किया हुआ है मुझे मालूम है, इस्लामाइजेशन की तरफ इसीलिए जा रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए। और इसमें एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो सऊदी अरब है वो वहाबिज्म की तरफ था, तो वो चेंज हो रहा है। साथ में उन्होंने वहां पे जितने भी मुस्लिम श्राइन्स थे ना, जो एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये हर जगह इन लोगों ने मजारे बनाई हुई हैं, जितनी भी मजारे थी ईरान ने भी और एक्चुअली सऊदी अरबिया ने, दोनों ने उनको नष्ट किया है। उन्होंने कहा भाई ये इस्लाम की ऑथराइज्ड श्राइन्स नहीं है, इसलिए इनको आप हटा दीजिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो एक तो टर्की क्या कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और दूसरा उसकी वजह से कि सऊदी अरबिया और ईरान में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स का बाकी सबके साथ थोड़ा सा जो अटैचमेंट है वो कम हुआ है और टर्की की तरफ बढ़ा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कैसे देखते हैं आप इसको? Just like Girish ji has explained in detail about the position of Turkey or what the Turkey wants to do, Turkey is trying to be number one Muslim country or to gain the leadership role, but I don't think the financial position of the Turkey will enable it to do so. Saudi Arabia has got a large chunk of money because of oil, which Turkey doesn't have. If you see for last few years, Turkey's economic position has gone down. Turkey is not doing very well since Erdogan has come. In order to gain the leadership role of the Muslims, what Turkey did was Turkey raised the issue of revocation of Article 370 in Kashmir in UN, where Turkey spoke against India. Similarly, Turkey also spoke about the Delhi riots, again criticizing India. So Turkey is trying to support to look that they are supporting the Muslim country so that Muslim countries can come in their side. But I don't think this is feasible or is possible. India has gone far bigger for Turkey to control. Turkey has got a very small role as far as India is concerned. It might be good enough to, say, gain the support of Pakistan or other smaller Muslim countries, but India is not actually in a league of countries where Turkey can have an influence. You are right, you said Turkey is making some in that is Atal Tunnel or some ships or something, but if Turkey is not there, some other country, some other support from other places would come, which will do it because they are doing it for money. It is not for as a bhaichara or something like that. Erdogan is, like you said, Saudi Arabia, Iran, what they are trying to do, they are trying to move away from the religious Islam or jihadi Islam, or that what you are talking. They are trying to convert towards more modernization. Saudi Arabia now allowing women to drive the cars. Yes, usually they are making a change to become part of the modern world. Whereas Erdogan is taking Turkey back towards the Islamization. There was a very famous church in Turkey, which has again been converted into a mosque by the Erdogan, which drew a lot of criticism all over the world.
So that is one aspect. Erdogan is doing a lot of things to take country back towards Islamization rather than taking it towards modernization. So all the political parties of India want to project Modi as anti-Muslim. That is their main agenda of criticizing Modi. So what Modi is doing, if you look over the years since Modi has come, he is making good relations with all the Muslim countries. He has got good relationship with Saudi Arabia, with Iran. He is trying to do that with all the Muslim countries so that this main point of opposition leaders can be negated. And that is the probably reason he must have met Erdogan of Turkey, and probably he wants के अगर बहुत अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं तो बुरे संबंध भी ना हो जिसमें कि एक दूसरे के अगेंस्ट बोले. So that is my point of view. That could be the viewpoint of Modi. आपकी बात सही है, क्योंकि अभी आप देखो कि वहां पे एससीओ में इन्होंने मुलाकात की जो कि शेड्यूल्ड मुलाकात नहीं थी, और उधर अगर फॉरेन मिनिस्टर की बात करो तो वो सऊदी अरबिया में भी गए हैं प्रिंस से मिलने के लिए, और उस तरफ ईरान से भी संबंध बना के रखे हुए हैं. तो कर्नल एवी, आपको क्या लगता है कि जो इंडिया है एक ऐसी पिवोटल पोजीशन लेने के लिए मतलब आगे बढ़ रहा है जहां पे वो इंटरनेशनल लेवल पे हर एक कंट्री के लिए अप्रोचेबल हो और हर एक कंट्री को अप्रोच कर सके, और साथ में अगर टर्की के साथ उनकी मुलाकात होती है या रीअप्रोचमेंट होता है, तो पिछली बार भी अगर आपको ध्यान हो तो एक बार बात हुई थी कि अगले साल जो एससीओ की चेयरमैनशिप है दिसंबर में इंडिया के पास आ जाने वाली है, G20 की भी आ जाने वाली है. तो आपको क्या लगता है कि मोदी और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन मिनिस्ट्री का जो सेटअप है, वो अच्छा खासा गेम नहीं खेल रहा है पिवोटल पोजीशन को ऑक्युपाई करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी साइडलाइन हो ही गया और चाइना भी एक तरीके से बैकफुट पे आ गया? ऑफ कोर्स चाइनीज तो ज्यादा स्मार्ट है, बट हाउ डू यू सी द एंटायर गेम? ये जो what the approach of India's foreign policy present and this government, ये बड़ी आज ये नाजुक परिस्थिति में है सर कि they have to do a very fine balancing act, और एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर पिछले साल से बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है या चेंज होने की दिशा में बढ़ रही है. आज की तारीख में सर हमें यह पता नहीं है कि आउटकम ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, उसका फॉलोआउट तो ऑलरेडी यूरोप में दिखने लगे हैं. सो फार वी हैव बीन डूइंग ए वेरी फाइन गुड बैलेंसिंग एक्ट. अब जहां तक रिप्रोचिंग एंड अप्रोचिंग विद सऊदीज है, इनके साथ हमारे संबंध तो पहले से रहे हैं, बट दे आर नॉट बीन एज ओपन एंड एज क्लोज जो इस गवर्नमेंट के साथ में हुए हैं. मतलब एक सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से एक मंदिर भी मेरे ख्याल से उन्होंने सैंक्शन किया है. तो इस स्टेज तक आने के लिए मतलब इट इज ए बिग रिवॉल्यूशन, मैं तो कहूंगा कि यहाँ बुद्ध मतलब मूर्ति की पूजा तक परमिशन नहीं है. वहां दे हैव परमिटेड है टेम्पल, वेरी स्ट्रिक्ट प्रीमाइसेस, बट दे हैव परमिटेड वन टेम्पल. हिंदू कम्युनिटी वहां जा सकती है, एक बड़ी स्टेप है. लेकिन अब टर्की का भी देखना पड़ेगा सर. टर्की का पहले आपने जो मैप में दिखाया था पोजीशन, जो खलीफात थी, इनके पास सर इवन हमारे ऊपर जो मुगलों ने राज किया था 16th सेंचुरी में पर्टिकुलरली जितने मुगल हुए हैं, they also used to send their own envoys for taking certain sanctions, yes, approvals. उस समय टर्की in 16th century was very powerful. They had overrun entire southern Europe, इधर इराक, बोस्निया हर्जेगोविना, लीबिया, ट्यूनिसिया, ये सारे के ऊपर उनका कब्जा था. तो इट वाज अ ह्यूज ज्योग्राफिकल एंटिटी. लेकिन उनकी ज्योग्राफिकल पोजीशन, दे स्टिल कंट्रोल द स्टेट्स ऑफ डार्डेनल एंड बॉस्फोरस स्टेट. अब उनका मेडिटेरियन सी से अटलांटिक तक एक कनेक्शन देने वाली और उसको कंट्रोल करने वाली एक कंट्री है. तो ये उनकी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन आल्सो इज वेरी वाइटल एंड पिवोटल. मतलब ये है सर कि इस्तांबुल हैज लॉस्ट हिज इकोनॉमिक पावर, लेकिन ज्योग्राफिकल पावर उसके पास है और उसका लीवरेज वो. अब जहां तक इंडिया का सवाल है सर, वी शुड ट्रीट टर्की विद किड ग्लोव्स, या जैसे ग्लोव्स ओवर एन आयरन फिस्ट, क्योंकि हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते.
आज इनका जो इन्फ्लुएंस देने का जो इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर दे आर अटेम्प्टिंग टू इंडियन दे आर सक्सीडिंग आल्सो टू सम एक्सटेंट, particularly in Kashmir. So they are a big support to Pakistan in international forum, मलेशिया के साथ साथ, चाहे यूनियन हो या कोई और डिस्कशन हो. तो दैट आवर गवर्नमेंट्स पॉलिसी प्रेजेंटली इज वेरी बैलेंस्ड, बट इट हैज टू बी फाइन ट्यून्ड एज फार टर्की इज कंसर्न. ये आज की तारीख में हमारे पास, हमने इनके साथ इकोनॉमिक संबंध बना के रखे, हम इनको अनाज दें, वो हमें कुछ टेक्नोलॉजी दें या कुछ मदद करें, लेकिन आगे चल के सर वी हैव टू टेक इनटू रिकग्निशन कि ये we are treating somebody who is not, who will not be a very reliable person in future. ओके ओके गिरीश जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिडिल ईस्ट में और टर्की के साथ, और वो फैक्टर है इसराइल का. तो आप क्या सोचते हो कि इसराइल का क्या रोल रहेगा इस पूरी फ्रीक्वेंसी में, पूरे गेम में, स्पेशली मिडिल ईस्ट और टर्की के साथ? इंडिया का नेचुरली वो फ्रेंडली का नेशन है. इसराइल की इम्पोर्टेंस एंटायर मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेबलाइजिंग रोल है उन जगह के लिए. अगर हम देखते हैं यूएस की जो पॉलिसीज हैं या यूएस का जो रिलायबिलिटी फैक्टर जो है इसराइल के साथ सबसे ज्यादा है, रेस्ट कम्स सेकंड. And if you look at the internal politics of the US, then Jews have the maximum influence on their internal politics. So in a way, we can say indirectly, US policy makers can't ignore Israel as far as internal politics of the US is concerned, or we can say Middle East policy of US are concerned. They have to ally with the Israel. Now, Israel is slowly developing a very good relationship with many of their former foe, or whatever we can say, because of 73 war and other thing, they have to defend themselves. They had a fight with Egypt, Jordan, and other countries, and finally they survive, and slowly others have accepted them as their neighbor. So from that aspect, Israel roles cannot be taken over by any other country in Middle East or in that area. So किसी भी लीडर को अपने लिए सपना देखना उसका अधिकार है. उसकी एक विजन होती है कंट्री के लिए, खुद के लिए. अर्दोगान को आप उस अकाउंट पे गलत नहीं ठहरा सकते. अगर उसने ये सपना देखा है कि टर्की को जो कैलिफेट वाली पोजीशन में पहुंचाना है, तो ड्रीम इज गुड. द पॉइंट ये कि उसके पास आज की डेट में वो रिसोर्सेज हैं, वो कैपेबिलिटी है? ऑब्वियसली नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि उसको वो कैपेबिलिटी अचीव करनी पड़ेगी. अब इस कैपेबिलिटी अचीव करने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इस्लामिक नेशंस हैं उनको टर्की को सपोर्ट करना पड़ेगा. और वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो अर्दोगान को आ रही है वो मिडिल ईस्ट नेशन से या अरब नेशन से आ रही है, जो कि रिच हैं. दे हैव गॉट ऑयल, लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स, दे हैव गॉट surplus money, but none of them is going to support the dream of Erdogan to develop a caliphate in Turkey. As simple as that. Iran will also not approve that dream of Erdogan. तो फिर अर्दोगान कैसे कर सकता है? उसने एक स्ट्रेटजी ऑब्वियसली बनाई ही है, और जैसा मीडिया में सुनते हैं तो स्ट्रेटजी है कि मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, irrespective of which nations they are in, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, they must accept Turkey's leadership as their own leadership in spite of wherever they are, which nations they are staying with. That is not an issue. इनका ट्रैक्शन अर्दोगान के लिए होना चाहिए. तो अब ये ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? इसके लिए फिर अर्दोगान ने जो स्ट्रेटजी बनाई है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली जो साउथ एशिया वाले हैं या फिर ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे बेसिकली सेकुलर गवर्नमेंट है, या फिर वो नॉन इस्लामिक हैं, या फिर शरीयत नहीं है, वहां पे मुस्लिम्स के लिए उन्होंने जो डिजाइन किया है कि किसी न किसी तरीके से वो टर्की की लीडरशिप को या अर्दोगान की लीडरशिप को एक्सेप्ट करें, बिकॉज वो मुस्लिम्स इश्यूज को सपोर्ट करेगा, उनको उठाएगा इंटरनेशनल फोरम पे और उनके लिए कन्वर्सिंग करेगा. तो अब आप इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो कश्मीर इशू पे
जो अर्दोगान ने यूएनओ में स्टेटमेंट दिया है, या जब पाकिस्तान गया था वहां पे जो स्टेटमेंट दिया, या फिर चाइना के अंदर जो जिनजियांग प्रोविंस में चाइना मुस्लिम्स के साथ कर रहा है वहां पे जो स्टेटमेंट दिया, या फिर आर्मेनिया के अगेंस्ट में अजरबैजान को सपोर्ट किया, तो ये सारे इश्यूज मिला के एक ऐसी कॉकटेल वो बनाने के चक्कर में है कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं वो ये कंक्लूड करें कि ही इज द लीडर, ही इज द स्ट्रॉन्ग लीडर, बिकॉज अरब नेशंस को या अरब लीडरशिप को बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मुस्लिम वर्ल्ड में अभी नहीं मिल रहा, इस स्पेशली जो साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नॉट इवन इन मलेशिया और इंडोनेशिया. Erdogan has got that opportunity with him. Of course, ये कैलिफेट ऐसी तो नहीं हो सकती जैसे पहले थी, वो ग्लोरी तो अब कभी नहीं आएगी, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है, ना उतने रिसोर्सेज हैं उसके पास, ना ये दुनिया वो दुनिया है. इंडिया की चिंता करनी है. अब इंडिया में अर्दोगान क्या कर रहा है, कश्मीर के इशू पे या जो मुस्लिम इश्यूज हैं, आर्टिकल 370 आप लगा लीजिए या फिर दिल्ली राइट्स लगा लीजिए, इन सब इश्यूज के ऊपर अर्दोगान या उसकी गवर्नमेंट बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही है या उन्होंने दिए हैं. तो जब ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं तो फिर जो इंडिया के अंदर जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको एक ट्रैक्शन मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो फिर अर्दोगान को अपना लीडर एक्सेप्ट करने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. सऊदी अरबिया के पास एडवांटेज यह है कि उनके पास मक्का मदीना है, तो एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस या इकोनॉमिक लीडरशिप उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है. लेकिन जैसे कि हमने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया है, सऊदी अरबिया इटसेल्फ इज चेंजिंग, मिडिल ईस्ट इटसेल्फ इज चेंजिंग फ्रॉम वहाबी रेडिकलिज्म. और दूसरी तरफ आप देखिए, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि टर्की ने आईएसआईएस को सपोर्ट किया है. लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट that we in India, and I am very sure government is very particular about it, should not allow Middle East politics to be played in and among Indian Muslims in India. We will not and should not allow that to happen. जहां तक relations की बात है, now entire dynamics is very clear that Arab nations will continue to be close to us. We have cultivated that relationship, especially the present government. I hope you liked this video. There has been some recording issues, but content is good. Please like, share and subscribe. We will see you in next video. Thank you.